अभी अगर जो धरना इस तरीके से वो बोल रहे हैं तो अभी हमारा जो है रामलीला मैदान में होगा, ये अगस्त के अंदर होगा। 23,800 करोड़ एक बार दे दिए मोदी जी ने, लेकिन ये नहीं देखा वे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ क्या जाना चाहिए था। जो जवान है, जवान को कुछ मिला ही नहीं, जवान को तो नामात्र के लिए, और ऑफिसर सारा पैसे ऑफिसर को लिया। इस सरकार को डर हो जाना, 144 लगा देना, इसको तानाशाही कहते हैं मैडम जी। 3 अप्रैल को समझे कि 3 अप्रैल को जो 766 इंडिया के ज़िले हैं, हर ज़िले में हम डीएम को व्यापन, क्योंकि हर ज़िले में एक डीएम है, हर ज़िले के डीएम को ज्ञापन देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। 19 जून 120 दिन, ये कम दिन नहीं होते। लगातार धरने पर बैठना, मई फरवरी निकल गई, मार्च निकल गया, मई, सब महीना निकलता जा रहा है। विकट गर्मी जून भी निकलता जा रहा है। कुछ लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, उसके बाद भी वो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांग के लिए, ये कहने के लिए कि सरकार आप मेरी सुनिए, हमारे पक्ष में काम करिए, उसको देखिए, जो विसंगतियां हैं उस पर नज़र डालिए। ऐसे में आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? मैं श्रीपाल सिंह ढाका, बागपत से आए हैं हम। बागपत से आए हैं जी। उतनी दूर से चलकर यहाँ तक आए हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गर्मी है। बेटी, समस्याओं का सामना बहुत है, लेकिन जो हमारा जुनून है, जोश है, जो हम अपनी विसंगतियां जो है उनको पूरा कराने के लिए सरकार से आए हैं, उसमें हमें कभी कोई रास्ते में कष्ट का अनुभव नहीं होता, क्योंकि फौजी हैं, मेहनत करी है हमने तो पहाड़ों में ड्यूटी दी, रेगिस्तान में ड्यूटी दी है, -35 डिग्री में जहाँ जो ड्यूटी कर चुका, उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। और फिर हम आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्या हम झेल रहे हैं आने वाले पीढ़ी को ना हो। पहले जो है सैनिकों को बहुत कुछ मिलता था, लेकिन धीरे धीरे सैनिक पीछे हटते जा रहे हैं। अगर मैं आप प्रकाश डालूं आपसे, शुरू से ही 71 में जो है ऐसा हुआ करता था कि जो फौजी पेंशन से 70% पेंशन लेते थे जो जवान थे, लेकिन उसको ऐसा कर दिया उन्होंने, जब लड़ाई हुई थी 71 की, उसमें उन्होंने क्या किया, कहने भाई गवर्नमेंट ने कहा थोड़ी सी पैसा वैसा खर्च ज़्यादा हो गया, आप लोगों की पेंशन कम, तो ऑफिसर की पेंशन बहुत कम थी उस वक्त, 30% थी ऑफिसर्स की, और जवान की थी 70%। तो इन्होंने क्या करा, जब उन्होंने जवान कहने लगे जी चाह हमारी और भी कम कर दो, कोई बात नहीं, तो 30% से 50% को गवर्नमेंट ने कर दी जवान की। तो जब गवर्नमेंट ने कहा अधिकारियों को, कहने भाई आप बताओ अपना वो डिटेल दो, तुम्हारी तनख्वाह अब बढ़ा देंगे, तो उसमें जवान की बढ़ाने के बजाय जो 70 से 30 पे आई थी, जवान की बढ़नी चाहिए थी। अफसर ने जो 30% थी, अफसर ने अपनी 50% कर ली, जवान की भी होगी 50%, अफसर की भी 50% होगी। तो अब जो है ये करते करते उसे सहन कर लिया। फिर OROP चला, मोदी जी ने दिया OROP, लेकिन जिस तरह देना था OROP उस तरह नहीं दिया। वो देना इसलिए चाहिए था, जैसा 97% तो जवान जो JCOs हैं, और 3% मात्र ऑफिसर हैं। जो मोदी जी ने 43,800 करोड़, 43,300 करोड़ रुपए एक बार दे दिए, और 23,800 करोड़ एक बार दे दिए मोदी जी ने, लेकिन ये नहीं देखा वे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ क्या जाना चाहिए था। जो जवान है, जवान को कुछ मिला ही नहीं, जवान को तो नामात्र के लिए, और ऑफिसर सारा पैसे ऑफिसर को लिया। 86% पैसा तो 3% को दे दिया, और 14% जो पैसा वो सारा 97% को लिया बचा। तो कहाँ का न्याय हो गया बेटी? ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, इसे हम न्याय नहीं कह सकते। तो इसलिए अब फिर वीर नारियाँ थी। 2006 में जो नारियों की पेंशन थी, वो ध्यान से सुनने वाली बात है, वो पूरे रिकॉर्ड हैं हमारे पास, सारा डॉक्यूमेंट एक हमारे पास सबका सबूत है, हम सबूत के साथ बोल रहे। तो उस वक्त जवान की जो विधवाएं थी, वीर नारियाँ कहते हैं, विधवा ना कह के, जवान की जो वीर नारियाँ थी, उनकी तनख्वाह थी 3500 रुपये, जो है उस वक्त की बात बता रहा, 2006 की। और एक ऑफिसर्स की जो वीर नारियाँ थी, उनकी थी 5880 रुपये, यानी कुछ 1.5 गुना का फर्क समझे दोनों में था। 3500 और 1.5 गुना के करीब जो है 5880 हो जा।
2 गुना नहीं था, 2 गुना तो 7,000 हो जाएगा, 2 गुना भी नहीं थी। तो एक मात्र थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। अब क्या कर दिया इन्होंने, करते करते घटाते घटाते उसका जो वीर नारियां हैं, जो जवान की है उसका तो 12,000 रुपये पेंशन कर दिया। और जो ऑफिस मौजूदा आज की हालत बता रहा आपको, और जो ऑफिसर्स की हैं उनका कर दिया 75,000 रुपये। इनका कर दिया कितना? 12,000 और ऑफिस 75,000। तो देखो इनका तो करीब 14 गुना हो गया और इनका 3 गुना के करीब ही बढ़ा। अगर उनका 75,000 करना था तो उनका 14 है, तो 14 42 और 3500 थी, तो ये करीब 5200-5300 रुपये होनी चाहिए थी उसकी, 52-53,000। अगर उस रेशो से बढ़नी है तो उसी हिसाब से 52-53,000 होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र कितनी 12,000। अभी आप ही बताओ 12,000 में क्या करेगी? बच्चे पढ़ा लेगी, अपने या किराया देगी, घर का खर्चा चलावेगी। वो तो सरकार कहती है कि एक दीवा फौजी के नाम का भी जलाओ, घर घर जलाओ। अरे ऐसा दिया जला दो जो हमेशा उनका बढ़ा दो, उनके दिल में दिया जलता रहे, उनके बच्चे पढ़ें, दुआई करते रहें। अब वो बच्चों को पढ़ा पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। बच्चे क्या करेंगे? आप ही बताओ इससे। लेकिन जब शहीद होते हैं सैनिक तो उनके लिए सरकार जो है वो अलग से प्रावधान लाती है, उनके बच्चों के लिए नियम कानून अलग होते हैं। कोई कानून ऐसा नहीं है, कहते हैं ना, कोई अनभिज्ञ है, गांव में रहने वाले हैं, कोई गांव में जाता नहीं है, बताता नहीं है। सब जो विधवाएं हम देख रहे हैं उनके बच्चे बेचारे कुछ भी नहीं, लेबर का काम कर रहे। एक जवान जिसका हौसला इतना इतना मजबूत है, जवान जिसकी आप जो है अमेरिका ने कहा था कहेंगे भारत का जवान हो और मेरा हथियार हो तो तेरे वर्ल्ड पे पूरा कब्जा कर लूँ। आपने देखा होगा जवान की बहादुरी बताऊं मैं, जब 71 की लड़ाई हुई उसमें पैर में दर्द सा, 71 की लड़ाई में हमारे जगजीत सिंह सरदार जी थे, जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल, और पाकिस्तान के जो है लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे 71 की लड़ाई में। उनके हमारे 30,000 उनके घर में जाके पाकिस्तान में उनके 90,000 को घुटने टिका दिए, आत्मसमर्पण करा दिया। जब ये इतिहास लिखा जाएगा ना 100 साल बाद, इतिहास लिखा जाए 100 साल बाद, और उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियाँ और बच्चे पढ़ा करेंगे, रोमटे खड़े हो जाएंगे उन्हें, अरे वाह भाई, वाकई में ही भाई फौजी से बढ़ के, जब फौजी हमारे तो फौजी भाई इतने बहादुर थे उन्होंने। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा था कि हिंदुस्तान का जवान हो, मेरे हथियार हो तो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लूँ। आप लोग लगातार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पूरे नियम कानून और सारी चीज़ों के साथ आए, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर फर्जी बैठे, जबकि वो भी जेसीयू ही है। ऐसे है, देखो हर उसमें कमियां मिलती हैं। कुछ जो है चमचे आदमी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे गड्ढे, दुनिया को गड्ढे में डालने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करते। पहले ज़माना था सच बोलते थे, आज झूठ बोल देंगे एकदम जरा से अपने फ़ायदे के लिए, चाहे दुनिया को कुछ भी हो। अगर जो ऐसे कह रहा, हम तो कहते हैं, हमारे जो है जो साबका सैनिक कमेटी के थे जनरल सतवीर सिंह को कहा था उन्होंने, नायक हरपाल सिंह ने, कहने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, आप जहाँ कहो वहीं आ जाऊँ, हम डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ के साथ जाएंगे। अगर हम हार गए तो मुरेज वहीं सबके सामने 100 जूते मारना, सबके सामने। अगर हम हारते हैं क्या अगर आपको हरा दिया तो 100 जूते में आपको मारना। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को पहले एकजुट होना चाहिए? हम तो एक ही जुट हैं, जो गंदे लोग हैं जो इस संगठन को हल्का करना चाहते हैं, या इस संगठन जो है, हम बहुत मजबूती से यहाँ पे जंतर मंतर पे 20 फरवरी से धरना दे रहे हैं, और हमारा धरना बिल्कुल सकुशल चल रहा है और सही चल रहा है बिल्कुल। और इसी तरीके से जब तक सरकार हमारी जो है मांग नहीं मानेगी, हमारा धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। हम किसी के कहने में आने वाले नहीं है और ना ही ये धरना यहाँ से उठेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग अपने टाइम से आते हैं, जैसे कोई कर्मचारी जो है वो ड्यूटी पर जाता है, आप अपने टाइम से आए और जैसे आपका टाइम हुआ आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को पैक किया और चले गए। तो वो तो एक अपना यहाँ पे आप ये दिखाने आ रहे हैं ना कि भाई ठीक है हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। धरने के लिए आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ जो है वो साउंड लाइए और भी कुछ काम करिए, या फिर सरकार को जगाइए किसी और तरीके से। अभी अगर जो धरना इस तरीके से वो बोल रहे हैं तो अभी हमारा जो है रामलीला मैदान में होगा, ये अगस्त के अंदर होगा, अगस्त में है हमारी तैयारी। आपने पूरी उम्मीद लगा रखी है कि सरकार अभी नहीं सुनेगी आपकी बातें, इसीलिए आप अगस्त का वेट कर रहे हैं। हाँ नहीं, अगर नहीं होगा, नहीं सरकार सुनेगी तो फिर बड़ा आंदोलन होगा हमारा जो है। जो ये कहते हैं कि भाई हम अपना यहाँ से चले जाते हैं, हम यहाँ से जाते नहीं हैं, हम रहते यहीं हैं।
हमारा परमानेंट जो है धरना चलता है यहाँ से। किसने बोला है कि हम यहाँ से चले जाते हैं? हमारा ऐसा नहीं है कुछ भी। जो चमचे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, गद्दार हैं सेना के, वो आदमी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बागपत से आया हूँ मैं जी। जी कहाँ से? आप बोलिए। मैं पंजाब से आया हूँ, मानसा। पंजाब से आए हैं यहाँ पर धरने के लिए? हाँ, कब तक ऐसे आते रहे? 3 दिन से हम इधर हैं, 2 दिन और रहेंगे। हम पंजाब बड़े जब आते हैं तो 4 जब 5 दिन के लिए आते हैं। जहाँ हम पूरा दिन रहते हैं, शाम को हम ये जो फौजी धर्मशाला है उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे में जैसे धर्मशाला में आप रह रहे हैं, पहले आप अपने घर में रहते थे, तो ये समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? नहीं, इधर रहने नहीं देते ना पुलिस बड़े। अच्छा, पुलिस बड़े इधर से रात को रहने की इजाज़त नहीं है। जहाँ धारा 144 लगी हुई है, इसकी वजह से हम यहाँ रह नहीं सकते रात के टाइम पे। अभी आप ही के साथ मौजूद सैनिक ने कहा कि हम जो है वो अगस्त में आंदोलन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बातों को सुनेगी नहीं? देखो, हम पूरे आसमान हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो हम इस धरने को लगातार जारी रखेंगे। जैसे जैसे समय आएगा, हमारी जो हाई लेवल की एक कमेटी है, वो जो भी फैसला लेगी हम उसके ऊपर अमल करेंगे, भले वो किसी भी प्रकार का फैसला लेती है। बताइए कब तक आते रहे? कुछ लोगों का कहना है लगातार कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई सारी समस्याएं भी हो रही हैं, लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। तो ऐसे में जिनकी तबीयत खराब हो रही है उनका कौन जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, तबीयत एक दिन तो सबे मरना है। हम बुजुर्ग आदमी हैं, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे। अगर हम धरने पे हमारी तबीयत खराब होती है और हम धरने पे शहीद होते हैं तो इससे बड़ी गर्व की, हमारे लिए तो कोई इससे बड़ी गर्व की बात है नहीं। और आप कह रही थी बेटी जैसा पूछ रही थी, मैं उसका जवाब दूं। अगर आप शाम को सामान समेट लें और चले जाओ। पहले हमने धरना शुरू करा 20 फरवरी से, 24 घंटे के लिए धरना था हमारा। हमें 100 आदमी की इजाज़त मिली हुई थी, फिर इन्होंने घटा के कर दी, धारा 144 लगा दी, उसमें 70 आदमी की कर दी। फिर घटाते गवर्नमेंट के दिल में पता नहीं क्या है, फिर उसको 50 कर दिया। फिर वहाँ तक भी तसल्ली नहीं हुई, इनका 30 आदमी आएंगे, 30 में भी करते करते इनका 5 आदमी आएंगे। और दिन में क्या है, इनका 2:30 बजे, हम तो यहाँ 5 बजे तक फिर भी ज़बरदस्ती रह जाओ, इनका 2:30 बजे आप सामान समेटो और घर चले जाओ। यह हमारी तरफ से नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। कहने धारा 144 लग रही, जहाँ कहीं अच्छी बात हो उसमें धारा 144 लगा दो, किसी की बात सुननी नहीं, कुछ नहीं, समझे? असलियत पे ध्यान नहीं देना, धारा 144 लगा के बहाना बना के फौजी को बता। फौजी अपने उससे हटने वाले थोड़ी हैं, फौजी नहीं हटने वाले। 24 घंटे, दिन हो रात हो, 24 घंटे गर्मी पड़ती रहो, बारिश आती रहो, बर्फ पड़ता रहो, अरे हम हटने वाले हैं क्या? बिल्कुल हटने वाले नहीं। जहाँ कुछ अच्छा काम होता है वहाँ धारा 144 लगा दी जाती है। सरकार की तानाशाही है, कुछ भी कर सकती है। नहीं, 44 लगाने का ये मतलब है कि आप ज्यादा लोग इकट्ठा ना होइए यहाँ पे, ये तानाशाही थोड़ी ना होती है। तो क्यों ना इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमें फौजी अगर इकट्ठे होने से इस देश को किस चीज का डर है? मोदी जी से ज्यादा समर्पित भाव रहा है हमारा इस देश के प्रति। और सरहदों पे जब भी हम उपस्थित रहे हैं, हमारे परिवार के शहीद, जिनका शहीद होने के बाद शरीर नष्ट हो गया है, आत्माएं आज भी ड्यूटियां दे रही हैं, उस समर्पित भाव को रखने वाले लोगों से इस सरकार को डर हो जाना, 144 लगा देना, इसको तानाशाही कहते हैं मैडम जी। सरकार को हमसे डर हो गया। संविधान में लिखा है कि ये तानाशाही नहीं है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ये सिर्फ उसलिए लगाया जाता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो जाएं। ये सिर्फ आप फौजियों के लिए ही नहीं लगाया गया था, यहाँ जंतर मंतर पर सबके लिए लगाया गया था। जंतर मंतर पे या सत्याग्रह करता है, उस सत्याग्रह करने वाले के लिए संविधान ने तो कह रखा है सत्याग्रह करने के लिए 144, सत्याग्रह पे 144 लगा दिया जाए। बात कोई ना रखा जाने देना चाहिए। हम लोग भी अपने धरने पे मोदी जी की तरह थैला लेके आ गए मैडम जी। थैला लेके घर तभी जाएंगे जब हमारे मान सम्मान को प्राप्त कर लेंगे। आप लोग एकजुट नहीं हैं,
कौन कहते हैं? मोदी जी कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, सरकार कहती है। आप ही के साथ के कुछ लोग जो हैं वो कहते हो हैं। सकता है वो, पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हो सकता आप है ही- मैडम जी, मेरी सुन लो ना। आपने कहा इशारा किया और मैं बता देता हूँ, वो आरएसएस के ट्रेंड आदमी है। हाँ, और आरएसएस के ट्रेंड आदमी थे ऑफिसर, जिन्होंने 2013 के धरने का मीटिंग कराई थी मोदी की, और वो आरएसएस के ट्रेंड ऑफिसर थे, इसलिए उनकी पेंशन ऐसी और हमारी पेंशन ऐसी। वो भूतपूर्व सैनिक। अरे भैया, भूतपूर्व सैनिक के बाद में अफसर शाह जो है वो आरएसएस की ट्रेनिंग वाले लोग हैं, कैडराइज हैं वो, इसीलिए तो विसंगति की है मोदी जी ने। तो आपके कहने का मतलब है सरकार जो है वो लगातार अपने ट्रेन लोगों की सैलरी जो है वो बढ़ा रही है और आप लोगों की वहीं पे रह। कारण बता दे मोदी जी। अरे भैया, यहाँ पे जो है हम भी फौज में रहे हैं, और सबसे निचला रैंक है सोल्जर, सोल्जर के ऊपर सारे कमांडर हैं। आप यहाँ पर विसंगतियों को लेके बैठे हैं, तो विसंगति की बात कर रहे हैं। जबकि जो सरकार है वो लगातार जो राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड खुलवा रही है, वहाँ पर जो सैनिक है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, वहाँ जाइए। मैंने फिर कहा, एक भी जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, एक भी आदमी काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? वो तो बहुत लोगों का कह रहे हैं कि हमने काम करवा दिया। अरे भैया, जिन एजेंसियों के वो ट्रेंड है, उस एजेंसियों का प्रचार प्रसारण करने के लिए लगा होता है। इसीलिए अभी एक राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली में कोई पोस्टेड हुआ था, वो वीडियो जारी कर रहा था। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ऐसे आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो आरएसएस का पक्ष ले रही है, तो सरकार पर एक आप आरोप लगा रहे हैं? क्या कारण रहा? किस कारण की वजह से? कौन से फौजी ने मीटिंग बुलाई थी 2013 की, और किसने फौजियों ने उसको वो बना दिया, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, जब तो प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया? कैसे डिक्लेयर कर दिया? कैसे पता था कि वही प्रधानमंत्री जी बनेंगे? कैसे पता था? आप लोग यहाँ पर सरकार की जो है वो खिलाफ बैठे हुए हैं? सरकार के खिलाफ नहीं है, फौजी आदमी कभी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम सिस्टम के खिलाफ हैं, समझे? हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार जो है, जो रूलिंग पार्टी, हम हमेशा उसकी कदर करते आए, करते रहेंगे, जिंदे रहेंगे, जब तक करते रहेंगे। लेकिन जब हमारे साथ ऐसी विसंगतियां होंगी, हमारी सुनी ही नहीं जाएंगी, जैसा धारा से लगा दी 144, इसकी यहाँ से परेशान होकर हमने सोचा, जब हमारी कोई न्यूज़ ही नहीं चल रहा। आप लोग तो सोशल मीडिया वाले जो थोड़ा न्यूज़ दिखा रहे हैं, बस सोशल मीडिया की न्यूज़ धीरे धीरे फैलती जा रही। नेशनल हाईवे का एक भी चैनल, नेशनल चैनल जो है, हाईवे निकले हैं मुँह से, नेशनल चैनल एक भी बता तो दो, किसी ने दिखाई हो मुझे, एक भी चैनल का बता दो। अब उसने फौजी की खबर दिखाई। जब हम परेशान हो गए, मैं कहा भाई ये सरकार इस तरह नहीं दिखाएगी, तो हमने एक प्लानिंग बनाया 3 अप्रैल को, समझे, कि 3 अप्रैल को जो 766 इंडिया के ज़िले हैं, हर ज़िले में हम डीएम को व्याकर, क्योंकि हर ज़िले में एक डीएम है, हर ज़िले के डीएम को ज्ञापन देंगे। तो ज्ञापन देने से सरकार हिल जाएगी, और ये जो है गिनीज बुक में भी नाम लिखा जाएगा हमारा कि इतना बड़ा जलसा हुआ नहीं। पहले जो है, हाँ। हर जिले में 766 जिले में 3 अप्रैल को हमने ज्ञापन दिया, और 4-4 हज़ार, मेरे पास वीडियो है, बागपत का भी है, अभी आपको दे दूँगा। 4,000 आदमी बागपत में थे, 6,000 आदमी मेरठ में थे। तो जो हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार आदमी, इतना लंबा लंबा जुलूस, किसी गाड़ी को दिक्कत नहीं होने दिया, स्कूटर वाले को दिक्कत नहीं होने दिया, मोटरसाइकिल वाले को, ट्रैफिक में किसी को समस्या ना हो, डिसिप्लिन के साथ एक साइड से ऐसा हमने वो निकाला, जुलूस निकाला अपना सब कुछ। लेकिन सरकार ने क्या मीडिया को कह दिया कि उन्हें पता चल गया, उनकी LI यहाँ भी बैठी हैं, ये भी बात अब तक वहाँ भी आज की बात भी जाएगी, हमारी भी जाएगी। तो वे उनकी बात चलेगी सब, उन्होंने बता दिया ऐसा, तो भाई सारी ये पब्लिक सारे से नाराज़ हो जाएगी, घबरा गई सरकार। हकीकत में घबरा के ये देखा कि पब्लिक, अगर अब जिस पब्लिक ने वोट दिया, उनने जैसा हमारे सैनिकों का फोटो लगा के वोट मांगा था, दिया, पूरी बाढ़ आ गई वोट की, सब ने वोट दिया। तो उसे दिखाई दिया अगर ऐसा सही प्रोग्राम दिखा दिया चैनल वालों ने, तो भाई ये तो सारा लुटिया डूब जाएगी। किसी भी एक चैनल ने 3 तारीख का प्रोग्राम नहीं दिखाया। फिर हमने उसे करा, मैं कहा भाई ऐसा नहीं तो अपने जो MP को, हर एक MP को डिस्ट्रिक्ट में जो अपना MP था उसे ज्ञापन दिया गया। बहुत MP ने आनाकानी करी, ज्ञापन ही नहीं दिया, उनका है ही नहीं घर में,
कार खड़ी हुई वीके सिंह जी की, कह रहे घर है ही नहीं। तो इस तरह झूठ बोला गया, लेकिन फिर भी अगले दिन जाके दूसरे दिन तीसरे दिन वो भी दिया, वो भी गड्ढे में चला गया, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। फिर भाई चलो छोटे स्तर तक कहने भाई जो तहसीलदार हैं और जो है हमारे एसडीएम हैं, हम उन्हें ज्ञापन देंगे, उन्हें ज्ञापन दिया, वो भी गड्ढे में गया। लेकिन हमारा उससे हमें फ़ायदा तो हुआ, सरकार मत दिखाओ, हमें हुआ कि ये गांव तक ये जो हमारा आंदोलन है शहर से गांव की तरफ चला गया। हर गांव में आदमी जागरूक हो गया एसडीएम को, तहसीलदार को देने से। कितनी भीड़ थी तहसीलदार के उसमें, उसके सारे वीडियो तो हमारे पास हैं, हम दिखा देंगे आपको, पता चलेगा कितना। सरकार दिखाना ही नहीं चाहती। पहले आप लोग बड़े स्तर पर अपना ज्ञापन सौंपते थे, अब उससे धीरे धीरे आके आप छोटे स्तर पर आ गए। अरे भाई, इस देश के आम नागरिक के पास जाएंगे हम तो कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। तो फिर आपको ऐसे आम नागरिक से शुरुआत करनी चाहिए थी ना। आप पहले एमपी के पास गए, उसके बाद धीरे धीरे लो होते हुए आम नागरिक तक आए हैं। जिन्होंने बैठकर मिलजुल कर जिसने साजिश किया है, पहले हमने उनको दिया है। आप भी मैडम कहाँ से शुरुआत करने की बोल रहे हैं? पार्लियामेंट में बैठना कौन है? साजिश किसने की है? सरकार को पता ही नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं? अरे भाई, सरकार ने ही की है ये साजिश, तभी भी संगतियाँ हुई है। 14%, 3%, कौन है वो 3% जिसको दिया? 14% दिया, सरकार से पूछना, सरकार बताए किसने दिया? मोदी जी ने ही दिया है ना। मोदी जी बैठे हैं तो मोदी जी का ही नाम लेंगे ना, या राहुल गांधी का लेने लग जाएं कि राहुल गांधी ने भी संगतियाँ करवाई हैं? और बुराई किया है, कोई गलती करेगा तो गलती करने वाले का नाम लेंगे ना, या किसी और का नाम लेने लग जाएं? ये भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष में और फिर सैनिकों में, हम सैनिक तभी बनते हैं, हमें इस देश के प्रति हमारा जो सेवा भाव का, समर्पण का भाव है, वो मोदी जी से बड़ा होता है। इसलिए इतिहास में दर्ज है कि सैनिक मरकर शहीद हो जाते हैं, फिर भी आत्माएं आज भी बॉर्डरों पे डटी हुई है। ये है प्रमाण। तो ये हमारे साथ जो है वो पूर्व सैनिक थे जो अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, जिन्होंने बताया कि जो विसंगतियां हैं उस पर सरकार जो है वो ध्यान अभी नहीं दे रही है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें सरकार जो है वो लगातार काम करने की कोशिश करेगी। अगर नहीं भी करेगी तो उस पर क्या राय होगी इनकी, ये आपने सुना। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की।